उस दिन मैं और तानिया घर आए तो रोज की तरह आज भी घर के बाहर गली में एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। मोहल्ले के बच्चे गाड़ी को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैं और तानिया घर में दाखिल हुए तो सामने एक जवान साल औरत को बैठे देखा, जो रोज हमारे घर आती और मेरी अम्मी के कदमों में बैठी रोती रहती। आज तो उसने अपने सर की चादर भी जमीन पर रखी हुई थी। हमें देखकर वो हमारी जानी मुतवज्जा हो गई और जरा संभल कर बैठ गई। अम्मी ने हम दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। हम दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जाते जाते मैंने जल्दी से एक निगाह उस औरत के सरापे पर डाली तो मैं उलझ कर रह गई। उसके मेकअप और लिबास से लगता था कि वो किसी अच्छे खासे अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं। फिर ना जाने वो क्यों अम्मी के कदमों में बैठी रो रही थी। शायद पैसों के अलावा भी इंसान की कई मजबूरियां होती होंगी। बहरहाल मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। यही हाल तानिया का था। तानिया ने कई बार मुझसे पूछा कि ये औरत कौन है और रोज हमारे घर क्या करने आती है। मुझे कुछ पता होता तो मैं तानिया को बताती। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं पता ये औरत यहाँ क्या करने आती है। तानिया मेरी बचपन की सहेली थी। उसके घर के माली हालात अच्छे नहीं थे, मगर मेरी दोस्ती ने उसकी माली फिक्रें हल कर दी थी। मैंने उसकी हर मुमकिन माली मदद की थी। वो मेरे घर आकर इम्तिहानात की तैयारी भी करती थी और फिर रात गए तक अपने घर वापस जाती थी। तानिया अगरचा मेरी बहन नहीं थी, मगर सभी को लगता था कि वो मेरी बहन है। वो ज्यादा तो मेरे पास मेरे घर में ही रहती थी। माशाअल्लाह हम दोनों में बहुत दोस्ती थी। खैर उस दिन तानिया जल्दी घर वापस चली गई। शायद उसे हमारे मेहमानों के आने का एहसास था। हालांकि उन मेहमानों को मैं नहीं जानती थी। उसके जाने के बाद मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी वो औरत कौन थी? रोजाना हमारे घर आकर आपको क्या कहती है? इस मोहल्ले में तो मैंने इस औरत को कभी नहीं देखा। और फिर इतनी बड़ी गाड़ी। मैंने हैरत से दीदे फाड़ कर अम्मी को देखा तो वो कुछ सोच में पड़ गई। फिर वो मुझे जैसे कुछ कहते कहते रुक गई। छोड़ो बेटा, ये तुम्हारे काम की बातें नहीं हैं। नहीं ना अम्मी, मुझे बताएं ना, आखिर वो औरत रो क्यों रही थी? खैर अम्मी ने तो बावजूद मेरे इसरार के मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने भी ठान लिया कि आज तो सारा सच जानकर रहूंगी। रात को अब्बू आए तो अम्मी सीधा उनके कमरे में गईं। थोड़ी सी बातचीत के बाद वो अब्बू से मुखातिब हुई। नाजिया के अब्बू, आज तो गजब हो गया। दोपहर को एक वही अनजान औरत हमारे घर फिर से आई थी। आज तो वो मेरे कदमों में बैठकर कितनी देर रोती रही है। कह रही थी वो बड़ी दूर से आती है, मगर उसका बेटा यहीं कहीं रहता है, किसी कंपनी में काम करता है। कहकर गई है कि उसका बेटा अपनी नाजिया से शादी करना चाहता है। कहता है कि अगर हमने उससे शादी ना की तो उसका बेटा खुदकुशी कर लेगा। आज तो वो मेरे पांव पड़ गई। मैंने उसे 2 दिन की मोहलत मांगी कि आपसे मशवरा कर लूं। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। मुझे हैरत का झटका सा लगा और मेरा दिल धड़कना भूल गया। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि इतने अमीर घराने का चश्मो चिराग मेरे लिए जान देने की बातें कर रहा है? मुझे बेहद खुशी हुई। आखिर कौन है वो? मैं सोचते सोचते खुद ही उलझ पड़ी थी। दिल ने उसे देखने की ख्वाहिश की। अगले दिन मैं बेताबी से तानिया का इंतजार कर रही थी कि उसे रात वाली बात बताऊंगी, लेकिन सुबह के वक्त हमें कॉलेज से देर हो रही थी तो मैं तानिया को बता ही ना सकी। वापसी पर एक ऐसा वाकया हो गया जिसने हम दोनों को ही हवा से बाख्ता कर दिया। हुआ यूं कि एक लड़का जो काफी दिनों से पैदल हमारा पीछा कर रहा था, उस दिन गाड़ी में हमारे सामने आकर रुक गया। उसने सख्ती से हमें कहा कि हम उसकी गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन जाहिर है हम कोई पागल थोड़ी थी कि एक अजनबी के साथ बैठ जाती। अब लड़के ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और वो हमारे साथ साथ ही चलने लगा। सड़क वीरान थी। हम दोनों को बहुत डर लग रहा था। मेरा तो दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा था। यही हालत तानिया की भी थी। अब हम रास्ते से जरा हटकर चलने लगे ताकि उसकी गाड़ी से जरा दूर हो जाएं। उसने ये महसूस करते हुए चेहरा गाड़ी से बाहर निकालकर तंजिया अंदाज से हमें देखा और फिर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ गया। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं और तेज तेज कदम उठाते हम लोग घर आ गए। घर आकर मैंने अम्मी से इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया कि कहीं वो हमारा कॉलेज आना जाना ही बंद ना कर दें। हमारे घर आने का माहौल मजहबी था। किसी को भी हमारे घर आने की इजाजत नहीं थी। खानदान के कजन्स वगैरह से मिलना जुलना तो दूर की बात थी। वो हमसे
या हम उनसे दुआ सलाम भी नहीं करते थे। फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा। वो नौजवान कभी कॉलेज के बाहर खड़ा होता तो कभी रास्ते में ही हमारा इंतजार करता। अब हम लोगों को भी उसकी आदत सी हो गई थी। वैसे भी ना जाने क्यों अब मुझे उसकी मुस्कुराहट भली लगने लगी थी। ये मुस्कुराता तो लगता कि मुझे भी मुस्कुराना चाहिए, मगर मैं अपने चेहरे पर कोई तासुर ना रखती कि वो किसी खुशफहमी में ही मुब्तला ना हो जाए। हालांकि ये अलग बात है कि वो मेरे ख्यालों में छा गया था। दिन रात उसका चेहरा मेरे दिलो दिमाग में रहता। रात को मैं उसके बारे में सोचते सोचते सो जाती थी, मगर दिल उसे खोने से डरता था, क्योंकि घर में मेरे रिश्ते की बातें हो रही थीं। बाज़ाहिर मेरे अम्मी अब्बू मुझसे ये बात छुपा रहे थे, लेकिन उनके रवैये से लगता था कि वो मुझे बयाने की तैयारी कर रहे हैं। अम्मी ने तो मुझे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। अब्बू भी बार बार मेरी फरमाइशें नोट करते और फिर मैं जो मुंह से निकालती वो जरूर लेकर आते। तकरीबन मेरी सभी ख्वाहिशें पूरी करते। मैं खूब जानती थी कि ये सब किसके लिए हो रहा है। बिलाखिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। अम्मी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। पहले एक लंबी तहमीद बांधी और फिर मुझसे उस रिश्ते का जिक्र करके मेरी रजामंदी पूछी। मैं अम्मी को क्या जवाब देती? मेरी तो कोई पसंद नहीं थी। उस अजनबी का मैं क्या बताती? अम्मी से क्या कहती कि मुझे गाड़ी वाला वो अजनबी पसंद है जिसकी मुस्कुराहट की मैं दीवानी हो गई हूँ। उस वक्त मैं अम्मी के सामने अपना सर झुकाकर रह गई। मेरे दिल में अजीब ही मामलात चल रहे थे। सोच रही थी कि काश उस अजनबी का कोई अता पता होता तो उससे एक बार बात करके देख लेती, मगर वो भी अजीब हीरो था। न बात करता था और ना ही कोई नंबर वगैरह देने की कोशिश करता था, बस दूर से ही देखकर मुस्कुराता रहता। बिलाखिर मुझे अम्मी अब्बू के फैसले को मानना पड़ा। अम्मी अब्बू ने मेरे आखिरी पेपर वाले दिन मेरी शादी की तारीख रख दी। लड़के वालों को शादी की जरा जल्दी थी। वाजिद की अम्मी ने अमेरिका जाना था। वो शादी में शिरकत के बगैर जाना नहीं चाहती थी। अब मैं दिल ही दिल में उदास भी थी। दिल चाहता था कि कोई मौजज़ा हो जाए और ये रिश्ता खत्म हो जाए। उस नौजवान की रविश में तो कोई फर्क ना आया। बस सुबह से शाम आते जाते मुझे देखकर मुस्कुराता रहता। अब मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर कभी कभी उदास हो जाती थी। मैं जानती थी मैं ज्यादा दिन उसे नहीं देख सकूंगी। जी चाहता था वो मुस्कुराता रहे और मैं उसे देखती जाऊं, मगर अब क्या फायदा, मैं किसी और से मंसूब कर दी गई थी। खैर महीने के बाद मेरी शादी हो गई। शादी वाले दिन भी मैं बहुत उदास थी। दिल करता अभी यहाँ से भाग जाऊं, मगर मैं डर के मारे ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती थी। लड़के वाले बहुत खुश थे। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। कुछ ही देर में मेरी बारात आई और मुझे वाजिद के साथ रुखसत कर दिया गया। मेरे लिए वाजिद एक अनदेखा इंसान था। मुझे दुख भी था कि जिस शख्स को मैंने चाहा वो मुझे ना मिला, और जो मुझे चाहता है मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। शायद पहले देखा होता तो गाड़ी वाले नौजवान को दिल ना देती, लेकिन अब मैंने तय कर लिया कि अपनी नई जिंदगी को सच्चे दिल से निभाऊंगी। उस लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना एक बेवकूफी थी। मैं लाल जोड़ा पहने कमरे में बैठी थी। मेरी समातें वाजिब के कदमों की आहट पर लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में आए तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। हालांकि मेरी शादी पसंद की तो नहीं थी, मगर फिर भी घबराहट लाजमी थी। वाजिद ने मेरा घूंघट पलटा। मेरी निगाहें चार हुई तो हम दोनों अपनी अपनी जगह साकित हो गए। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही। वाजिद वही नौजवान था जो कॉलेज में मेरा पीछा करता था। मैंने भी उसे ही चाहा था, उसी से मोहब्बत की थी, मगर मुझे देखकर वाजिद के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। शायद उसे खुशी नहीं हुई थी। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि मेरे दिल में कुछ खटका सा हुआ। मेरा घूंघट उसने वापस रख दिया और बच्चों की तरह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मर्द को यूं रोते हुए देखा था। मुझे हैरत हो रही थी कि मैं क्या इतनी बदसूरत हूँ। वो मुझे देखकर रो पड़े हैं। मैं बहुत घबराई हुई थी कि थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं दिल में डर गई थी कि ना जाने अब क्या होगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो वापस आया। उसके चेहरे पर शुमाल से जनूब तक मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे अब और हैरत हुई कि ये तो शायद कोई नफसियाती मरीज है जो एक पल में हंसता है और थोड़ी देर बाद ही रोने लगता है। अब तो यूं लग रहा था जैसे मेरे बीच कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुस्कुराते हुए मुझे दूध का गिलास पेश किया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था
کہ مجھے کالج والے دنوں کی یاد آ گئی۔ میں نے دودھ کا گلاس فٹافٹ پی لیا، حالانکہ مجھے دودھ پسند نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر مجھے گہری نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو میں خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ خلاف توقع واجد نے میرے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی والدہ گھر میں نہیں ہیں کیونکہ وہ بیرون ملک ہی رہتی ہیں اور ایک تنظیم سے وابستہ ہیں، اسی لیے ایمرجنسی میں وہ رات کو ہی واپس چلی گئی تھی۔ اس نے خود ہی میرے لیے ناشتہ بنایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں نئی نویلی دلہن ہو کر کچن میں جاؤں۔ اس کے بقول وہ بہت امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ امی ابا نے اس کی شرافت اور بے نیازی دیکھ کر چھان بین بھی نہیں کی تھی، مگر مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ گھر یوں تھا جیسے کبھی کسی انسان نے یہاں قدم ہی نہ رکھا ہو۔ استعمال کی ہر چیز رنگ برنگی تھی اور گھر میں صفائی بھی خاص نہیں تھی۔ زنانہ کپڑے تو دور کی بات، واش روم میں صابن اور شیمپو بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں اپنے اس پر اصرار اور عجوبہ شوہر کے ساتھ بھی خوش تھی کیونکہ وہ میرا من چاہا شخص تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی تھی، اب صبح شام میری نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ لیکن اب ایک عجیب سی بات ہونے لگی تھی۔ واجد مجھے روز کبھی سونے سے پہلے جوس دیتا اور کبھی دودھ کا گلاس پلا دیتا اور میں ایسے بے ہوش ہو جاتی جیسے میں نے کوئی نشہ پی لیا ہو۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کے بنائے ہوئے جوس کی عادت ہو گئی۔ وہ جوس بھی میرے سامنے ہی بناتا تھا، کوئی شک والی بات بھی نہیں تھی۔ خیر مجھے تو نیند سے مطلب تھا، جو اسے پی کر نیند آ جاتی اور میں سو جاتی۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ واجد نے میری زندگی میں پیار کی برسات کر دی۔ میں بھی خوشی سے نہال تھی۔ میں روز موبائل پر اپنی اور واجد کی تصویریں بناتی اور پھر اپنی سہیلیوں کو سینڈ کرتی۔ میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو شادی کی تصویریں بھی بھیجی کیونکہ ان میں سے زیادہ تر سہیلیاں میری شادی میں نہیں آئی تھیں اور تانیہ کو تو اگلے دن بھی پیپر تھا، اس لیے وہ بالکل ذرا سی دیر کے لیے آئی تھی۔ دراصل شادی عجلت میں ہوئی تھی کیونکہ واجد کی امی کو واپس امریکہ جانا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، میں اپنی شادی سے خوش تھی۔ بس ایک بات مجھے تنگ کر رہی تھی، جب میں صبح جاگتی تو میرا فون میری سائڈ ٹیبل کی بجائے کبھی کچن سے ملتا تو کبھی باہر لان میں پڑا ہوتا اور فون کی بیٹری بھی اکثر ختم ہوتی تھی۔ مجھے اٹھ کر فون پھر سے چارج کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ میری زیادہ تر سہیلیوں کے میسج ڈیلیٹ ہوئے ہوتے تھے۔ میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ میاں بیوی کے درمیان اعتبار نہ ہو تو وہ رشتہ کس کام کا؟ میں نے اپنے شوہر کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ بھی مجھ پر یقین کرتے تھے اور مجھے تو ان پر اندھا بھروسہ تھا۔ ایک دن میں صبح جاگی تو مجھے تانیہ کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا، اب بس بھی کرو، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے دوبارہ میسج کیا، کیا مطلب؟ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا جواب آ گیا، ارے مطلب یہ کہ میں روز تمہیں تصویریں بھیجتی ہوں اور تم ہو کہ روزانہ مجھ سے نئی نئی تصویریں مانگتی ہو۔ مجھ سے اتنا ہی پیار ہے تو آ کر مل جاؤ نا، روز روز تصویریں کیوں مانگتی ہو، وہ بھی رات کے اس وقت جب سب سو چکے ہوتے ہیں۔ ارے مانا کہ تمہیں مجھ سے بہت پیار ہے، مگر اب تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے دل لگانا چاہیے۔ تانیہ کا کھل کھلاتا ہوا وائس میسج مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے تو تانیہ سے کوئی تصویر نہیں مانگی تھی، پھر میرے شوہر کو کیا پڑی تھی کہ میری سہیلیوں سے بات کر کے ان سے تصویریں مانگتا؟ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ آج میں نے دل میں ٹھان لی کہ ایک بار واجد گھر آ جائے تو میں اس کی خوب کلاس لوں گی اور پوچھوں گی کہ آخر تمہیں کیا پڑی تھی جو میری سہیلیوں کو میسج کر کے ان سے تصویریں مانگ رہے تھے۔ پھر سوچا پہلے جا کر تانیہ سے مل آؤں۔ میں نے جلدی جلدی سارے کام نپٹائے اور تقریباً 12 بجے گھر سے نکل گئی۔ واجد ویسے بھی رات کو لیٹ آتے تھے سو مجھے ان کی فکر نہیں تھی۔ رات کا کھانا ویسے بھی میں نے گھر آ کر ہی پکانا تھا۔ خیر میں تانیہ کے گھر گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے اس کی امی سے پوچھا تو بولی، ارے بیٹا وہ تو صبح سے تمہارے گھر گئی ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تم دونوں بازار گئی ہوں گی۔ آنٹی نے کہا تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں الٹے قدموں اپنے گھر واپس لوٹی۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو تانیہ وہاں نہیں تھی۔ میں دوبارہ آنٹی کے گھر گئی اور ان سے کہا، آنٹی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ تانیہ تو میرے گھر نہیں ہے اور نہ ہی وہ صبح آئی تھی۔ میں نے کہا تو آنٹی کا رنگ اڑ گیا، پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ تانیہ صبح سے غائب تھی اور کسی کو پتہ تک نہیں تھا۔
शाम को वाजिद भी जल्दी घर आ गए। मेरी परेशानी जानकर वो भी परेशान हुए, मगर ना जाने क्यों मुझे शक हुआ कि दिल ही दिल में वो मेरी परेशानी पर खुश हो रहे हैं। वो सारा दिन परेशानी में कट गया। पुलिस में भी इत्तला गई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन वाजिद ने कहा कि मुझे काम से दूसरे शहर जाना है। इस शहर के ये हालात हैं कि दिन दिहाड़े लड़कियां गायब हो जाती हैं। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। मुझे मजबूरन वाजिद की बात मानना पड़ी, क्योंकि उनकी बात से इनकार की सूरत में मैं घर में अकेली रह जाती। अम्मी को भी मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। दोपहर के 12 बजे बस में बैठकर हम लोग लाहौर शहर के लिए रवाना हो गए। लाहौर पहुंचकर वो मुझे एक घर ले गए। ये घर बहुत बड़ा और अजीब सा था। सब दरवाजों पर ताले पड़े हुए थे। वाजिद मुझे एक कमरे में छोड़कर चले गए, जहां बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, जबकि उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। मैंने उसके मुंह से चादर हटाकर देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि वो तानिया थी, जो घर से 3 दिन से गायब थी। तानिया मुझसे लिपट कर रोने लगी। उसने बताया कि वाजिद ने उसे यहाँ 3 दिन से कैद कर रखा था और अब वो उसे तरह तरह की धमकियां दे रहा था। वो उसे निकाह पर मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर बाद वाजिद वापस आ गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं, बल्कि इत्मीनान ही इत्मीनान था। मुझे वाजिद पर बहुत गुस्सा था। जब मैंने उससे ये सब करने की वजह पूछी तो वो बोला, असल में मुझे तानिया पसंद थी और मैं उसी से शादी करना चाहता था। तुम न जाने कैसे मेरी दुल्हन बन गई। अब इससे कहो कि मुझसे निकाह कर ले। अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम दोनों की जान भी ले लूंगा और खुद को भी खत्म कर डालूंगा। वाजिद ने इस अंदाज में कहा कि हम दोनों डर गईं। या खुदाया, कितनी बड़ी भूल हो गई थी हमारे वालिदैन से। मेरे सपनों का मीनार तो एक पल में जमीन बोस हो गया। अब समझ में आई कि मेरे शोहर मसरूफ रात को मेरे फोन पर क्या करते थे। अब सब कुछ सर के ऊपर से गुजर चुका था। ये तो मेरे माँ बाप की गलती थी, जिन्होंने बिना छानबीन के ही मेरा रिश्ता वाजिद के साथ कर दिया था। सिर्फ लड़के की जायदाद देखी, जबकि शादी के लिए हसब नसब भी देखना चाहिए था। खुदा जाने वो औरत कौन थी जो वाजिद का रिश्ता लेकर हमारे घर आई थी। शायद वाजिद ने हमारा पीछा किया था और तानिया रोज ही मेरे घर में आती थी। उसे लगा कि तानिया का घर यही है। जब ही उसे गलत फहमी हुई थी, उसने मेरा रिश्ता मांगा और फिर सुहाग रात वाले दिन जब मुझे दुल्हन बना देखा तो तब मालूम हुआ कि मैं तानिया नहीं बल्कि कोई और लड़की हूँ। तानिया से मेरे शोहर की मोहब्बत दीवानगी की हद तक थी। मैंने आज तक किसी शख्स को मोहब्बत में इतना पागल नहीं देखा जितना वाजिद मेरी सहेली से करता था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। जी चाहता था कि मैं अपने माँ बाप को सब कुछ बता दूं, मगर इस सूरत में भी उनके कमजोर दिलों को ही झटका लगना था। वो मायूस होते और क्या पता जिंदगी से मुंह मोड़ लेते। दिन रात वाजिद तानिया को मजबूर करता रहा कि वो उससे निकाह कर ले, वरना या तो वो अपनी जान दे देगा या उसकी ले लेगा। बिलाखिर तानिया को मजबूरन इस फैसले को मानना ही पड़ा। इसके सिवा मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। मैं अपने शोहर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वाजिद नुकसान करने से नहीं डरता था और ना ही उसे किसी चीज के खोने का खौफ था। बिलाखिर एक दिन वो हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। तानिया मेरी रजा से मेरी सौतन बन गई और हम एक ही घर में रहने लगी। उसके बाद हालात क्या हुए ये एक लंबी कहानी है। हमारे माँ बाप को नॉर्मल होते हुए एक अरसा लग गया। आज मैं और तानिया एक ही घर में रहते हैं। जिंदगी के 15 साल बीत गए हैं। अब एहसास होता है कि वाजिद इतना भी बुरा नहीं था जितना हम उसे समझते थे। वो हम दोनों का दिल से ख्याल रखता है। हालांकि उसकी मोहब्बत तानिया है, मैं नहीं हूँ, मगर फिर भी कई मोहब्बत करने वालों से बेहतर है। मुझे उसने कभी दुख नहीं दिया। हाँ, दिल में एक अजीब सी कसक है जो शायद उम्र भर मेरे दिल में ही रहेगी।